दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ओमान के एक म्यूजियम में विजिट किया। वहाँ पे हमने लालटेन और ये सारी चीज़ें देखी जो उन्होंने अपने पूर्वजों की याद में रखी थी, क्योंकि सदियों पहले वो इसको यूज किया करते थे। और इसका रीजन था कि उनके जो पूर्वज थे उस समय उतना डेवलप नहीं थे। लेकिन दुख की बात यह है कि यूपी और बिहार के गाँव में आज भी यह चीज़ें यूज की जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि यूपी और बिहार डेवलपमेंट वाइज आज भी कितने पीछे हैं। यूपी और बिहार में आज भी सरकार किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कई कई दिन बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए बैंक के कर्मचारियों का घूस लेना एक आम बात है। एज पर नेट प्रोडक्ट डोमेस्टिक पर कैपिटल 1960 जो इंडिया के 12 जो मेजर स्टेट थे उनमें यूपी और बिहार सबसे निचले पायदान पर थे। और आज भी 2021 और 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर ही है। इन दोनों राज्यों में भूखमरी आज भी कॉमन है। वायलेंस और करप्शन आज भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ये सिचुएशन एक रात में नहीं हुई, इसके कई सारे हिस्टोरिकल कारण हैं, जिसका कि हमारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25% इंडियन पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट में रहती है। और जब तक इन्हीं स्टेट का ग्रोथ नहीं होगा तब तक हमारे देश का भी ग्रोथ नहीं हो सकता। कई रिसर्चर ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें से ये 4 मेन रीजन है। जिसमें से पहला है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फ्रेट इक्विलिब्रियम पॉलिसी, जिसकी वजह से कई स्टेट जहाँ पे खनिज संपदा जैसे कि मिनरल सबसे ज़्यादा पाई जाती है उन स्टेट का नुकसान हुआ था, जिससे बिहार का सबसे ज़्यादा हुआ था। और तीसरा है लैक ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, फंड्स जो सेंट्रल से स्टेट में आए। और चौथा है कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ इन टू स्टेट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम इन चारों फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अजय डैन में। और ऐसे हेल्थी बिहार और उत्तर प्रदेश के लैक ऑफ डेवलपमेंट के पीछे एक जो मुख्य कारण था परमानेंट सेटल एक्ट, जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया था 1793 में। अंग्रेजों के लिए एक मेन तरीका था पैसा कमाने का था, जो लगान भरना होता था किसानों को। इस लगान को कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने इन दोनों स्टेट में जमींदारी सिस्टम लागू किया था। वहाँ अंग्रेजों के लिए टैक्स जमींदार कलेक्ट करते थे, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उनके लगान में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इसीलिए 1793 में जमींदारों के लिए फिक्स कर दिया गया, चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए या जो भी हो, अंग्रेजों को आपको सेम ही पैसा देना होगा हर साल। इस एक्ट के बाद कई किसान जमींदार को लगान नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से जमींदार उस किसान की जमीन हड़प लेता था। और दोस्तों यह एक शुरुआत थी जमीन से रिलेटेड कास्ट क्लास हिंसा की। और दोस्तों जो नक्सल हिंसा की शुरुआत भी इसी हिंसा से रिलेटेड थी, जहां यूपी और बिहार में ये टैक्स फिक्स था। इस एक्ट के जरिए वही देश के कई राज्यों में ये टैक्स फिक्स ही नहीं था। इस जमींदारी सिस्टम को 1947 के बाद हटा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश और बिहार में जमींदारी कल्चर खत्म होने में कई साल लग गए, जिसका कि बहुत निगेटिव इम्पैक्ट इन स्टेट की ग्रोथ में हुआ। इवन आज भी काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है इन दो स्टेट्स में कि किसी के पास काफ़ी सारा एग्रीकल्चर लैंड है और किसी के पास अपने खाने जितना, खेती करने जितना भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और इसको समझने के नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने कंपेयर किया उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ ये सिस्टम लागू था और जहाँ ये सिस्टम नहीं लागू था। और उन्होंने पाया कि जिन डिस्ट्रिक्ट में जमींदारी प्रथा लागू थी 1870 से लेकर 1880 के बीच, उन डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ बहुत कम हुआ और मर्डर किडनैपिंग के केसेस भी ज़्यादा देखने को मिले उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये प्रथा लागू थी। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि इंडिया में गरीबी और जमीन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। 2002 से लेकर 2003 में बिहार के 33% परिवारों के पास कोई भी जमीन नहीं थी और 14% के पास बहुत ही कम जमीन थी। उत्तर प्रदेश की हालत भी सेम ऐसे ही है। और दोस्तों इसका मतलब यह है कि आज भी इस स्टेट की जो जमीन है वो कुछ जमींदारों या कुछ खास लोगों के पास ही है। और जो लोग भी इन पे, जो किसान इन पे काम करते हैं, या तो छोटे किसान होते हैं, पट्टेदार होते हैं, या एक तरह से वो मजदूर होते हैं। और अब छोटे किसान और पट्टेदारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि मशीन वगैरह खरीदने के लिए। जिनके पास पैसा है, जैसे ये जमींदार, इनके लिए एग्रीकल्चर उनका मेन है, कोई पैसा नहीं है। और इनमें से कई लोग तो शहरों में रहते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता एग्रीकल्चर में, इसलिए किसान सेक्टर में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। दोस्तों पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अलावा प्राइवेट इन्वेस्ट भी नहीं हो पा रही है यूपी और बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से बिहार में सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के 50% हिस्से पर ही खेती हो पा रही है और उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर लैंड के 60% हिस्से पर ही खेती होती है। और अगर बात करें गुजरात और पंजाब की, तो गुजरात में टोटल 87% हिस्से पर खेती होती है और पंजाब के 90% हिस्से पर खेती होती है। और दोस्तों यूपी और बिहार के लोग 1980 से ही ग्राउंड वाटर यूज करने लगे थे, लेकिन इसके बाद में उनको कोई फायदा नहीं हुआ इन दो कारणों की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा कारण था बिजली की सप्लाई का प्रोसेस का बड़ा सही नहीं होना। और दोस्तों आज भी इसमें ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। इन दो स्टेट में आज भी बिजली जो सप्लाई का प्रोसेस है आज भी बहुत बेकार है। और दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप गुजरात के किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि लास्ट टाइम बिजली आपके यहाँ पे कब कट हुई थी, तो शायद उसको याद भी नहीं होगा। वो याद करने की कोशिश करेगा कि कब कटे थे। लेकिन अगर यही आप यूपी या बिहार में देखेंगे तो वहाँ पर डेली बेसिस पे बिजली कट होती है। और दूसरा कारण था डीजल, फर्टिलाइजर और सीड की कीमत का बहुत ज़्यादा बढ़ना, लेकिन उनके उपज के दाम नहीं बढ़े थे। और जहाँ दूसरे स्टेट जैसे गुजरात, कर्नाटका में भी वहाँ की सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही थी,
वहीं यूपी और बिहार गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने किसानों को सब्सिडी दे सके, और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की ज़मीन बहुत ही कम है, इसलिए उनकी उपज भी बहुत कम होती है, इसलिए वो अपनी उपज को गवर्नमेंट की मंडी में भी नहीं बेच पाते। और दोस्तों एग्रीकल्चर यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा जरूरी है इन दो कारणों की वजह से। पहला कि इन स्टेट की इकोनॉमी इन सेक्टर पर बहुत निर्भर करती है। जहाँ इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में अराउंड 20% है, इन दोनों राज्यों के लिए ऑलमोस्ट डबल है। यूपी और बिहार की जमीन बहुत ही उपजाऊ है क्योंकि गंगा नदी पास करती है, और इसलिए इन स्टेट को अपनी पोटेंशियल मीट करने के लिए हेल्प कर सकता है। एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो बिहार के पास थी ब्रिटिश रूल के दौरान, वो थी बिहार की मिनरल वेल्थ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद बिहार की इस एडवांटेज को भी न्यूट्रलाइज कर दिया था रेट इक्वेशन पॉलिसी लागू करके 1953 में। इसका ये मतलब था कि खनिज पदार्थ जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट आदि का रेलवे का माल ढोने का जो किराया था वो सेम कर दिया था पूरे देश में। दोस्तों इसकी वजह से बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा, और इसका मतलब यह था कि बिहार में किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप की जरूरत ही नहीं थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आप जो मटेरियल, जो सामान का जो दाम था, जो मिनरल्स का दाम था, उसको जो वो बिहार में पे करते उनको उसी दाम में उनको उनकी खनन लोकेशन पे मिल जाया करता था। इसके बाद इससे पहले टाटा ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन ये पॉलिसी आने के बाद उन्होंने भी अपना विचार त्याग दिया था। दोस्तों इस पॉलिसी को इंडिया में 1991 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन तब तक बिहार रेस से बहुत पीछे छूट गया था। बिहार और यूपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी का मतलब यह है कि लोगों के लिए एग्रीकल्चर में नौकरी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। 1971 से लेकर 2001 में जहाँ पूरे देश में एग्रीकल्चर वर्कर कम हुए हैं, वहीं यूपी और बिहार में ज़्यादा हुए हैं। दोस्तों आज़ादी के बाद बिहार और यूपी में अपर कास्ट ग्रुप रूल कर रहे थे, उनके पास दोनों इकोनॉमिक और पॉलिटिकली पावर थी, और क्योंकि मेन राजनीतिक पार्टी लोअर कास्ट और दूसरे लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए 1970 के बाद उन्होंने अपने आप को सोशली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई राजनीतिक पार्टीज बनी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल आदि। और दोस्तों ऐसी पार्टीज को इलेक्शन में जीत के आने के बाद भी यूपी और बिहार का कुछ खास भला नहीं हुआ, क्योंकि इन पार्टियों की पॉलिटिक्स जो है ज़्यादातर कास्ट में ही उलझी रही, क्योंकि इन स्टेट के लोग कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व देते हैं कास्ट बेस पे, ना कि उनके परफॉर्मेंस पे। और दोस्तों कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अलावा इन दो स्टेट्स को हमेशा जूझना पड़ता था उनके अस्थिर सरकार से। जैसे यूपी में 1991 से 2002 के बीच 8 बार सरकार चेंज हुई और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। बिहार में 1961 से लेकर 1990 तक 20 बार गवर्नमेंट चेंज हुई और एक ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया था। और दोस्तों इसका मतलब यह था कि सरकारें अपनी कुर्सी बचाने में बिजी थी, ना कि रिफॉर्म के बारे में सोचने के लिए। दोस्तों राज्यों को सपोर्ट करने के लिए कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करती है राज्यों को। दोस्तों 1951 से लेकर 2012 तक यूपी और बिहार को पर कैपिटा बेसिस पे सबसे कम डेवलपमेंट फंड मिले हैं इंडिया में, जबकि हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र को डबल फंड मिले हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि बिहार और यूपी में हमारे स्थिर सरकार नहीं रही थी, जिसकी वजह से सेक्टर से जो भी पैसा मिला इन दो स्टेट्स को, या तो वो इसको यूज ही नहीं कर पाए या यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इन दोनों राज्यों के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लैंड रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जमींदारी सिस्टम हटाने के बावजूद यूपी और बिहार में जमीन कुछ लोगों के पास ही है। इसको चेंज करने के लिए एक कमीशन ने लैंड रिफॉर्म का सुझाव दिया था, लेकिन कई मेजर राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट इन जमींदारों के पास होता है, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी इन रिफॉर्म पे काम करना नहीं चाहती है। और जो दूसरा कारण है, यूपी और बिहार में बहुत सारे एग्रीकल्चर कोर्सेस है जो बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। इनको स्पीड अप करने के लिए सरकार को पुश करना चाहिए। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी इन राज्यों को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि वो बाकी राज्यों को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस करें, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें फर्क पड़ता है।